Welcome to Uncovered Files. जरा सोच कर देखिए, दुनिया की सबसे ताकतवर अजय सेना, मेरा मतलब है सिकंदर महान की सेना सामने खड़ी हो। और वो भी पूरी तैयारी के साथ। बिल्कुल। और उसे बिना एक भी तीर चलाए, बिना किसी खून खराबे के वापस लौटने पर मजबूर कर दिया जाए। मतलब ये सुनने में ही किसी फिल्म की कहानी लगता है। सही कहा आपने। पर आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हाँ, आज के हमारे स्रोत किसी ऐसे युद्ध के मैदान की कहानी नहीं कहते जहां तलवारें टकरा रही हों, बल्कि ये इस बात का बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है कि कैसे एक अकेले निहत्थे विद्वान ने मनोवैज्ञानिक युद्ध और अफवाहों के जाल से इतिहास बदल दिया। जी, और रणनीतिक जहर के इस्तेमाल से भी सिर्फ बुद्धि के बल पर 2300 साल पहले एक इतने बड़े विशाल साम्राज्य की नींव रख दी। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य केंद्र है ना, वो है भारत के सबसे महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य। उनका जीवन, उनकी नीतियां और उनके काम करने का वो अचूक तरीका। चलिए इस पूरी बात की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और इस विश्लेषण की शुरुआत करने के लिए ना हमें सबसे पहले उस समय के राजनीतिक माहौल को समझना होगा। मतलब 2300 साल पहले का मगध कैसा था, जो आज का बिहार है ना? हाँ एकदम सही। उस वक्त वो कोई एक संगठित राष्ट्र नहीं था। चारों ओर बस भयंकर अशांति थी। छोटे छोटे राजा सत्ता के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। यानी पूरी तरह से अराजकता का माहौल था। बिल्कुल। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो जब भी सत्ता इतनी बिखरी हुई और भ्रष्ट होती है ना, तब एक ऐसे किंग मेकर के उदय के लिए सबसे सही पृष्ठभूमि तैयार होती है। एक ऐसा इंसान जो सत्ता के नियमों को पूरी तरह से पलट कर रख दे। लेकिन एक रणनीतिकार के इस बड़े सफर की शुरुआत जिन स्रोतों से होती है ना, वो बहुत ही अजीब है। हाँ, वो बचपन की घटना बहुत ही रोचक है। वो सच में दस्तावेजों के अनुसार जब चाणक्य का जन्म हुआ तो उनके मुंह में सामने के 2 दांत पहले से मौजूद थे। जी, और उस दौर के ज्योतिषियों ने इसे एक बहुत बड़ा संकेत मान लिया था। बिल्कुल। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मतलब पूरी दुनिया पे राज करेगा। लेकिन यहाँ पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। उनके पिता ने कोई जश्न नहीं मनाया। हाँ, ये बात मुझे बहुत हैरान करती है। मैं सोची थी कि कोई भी पिता तो खुश होगा, पर उन्होंने एक पत्थर लिया और अपने ही नवजात बेटे के वो दोनों दांत तोड़ दिए। जी हाँ। मतलब किसी बच्चे के भाग्य को इतनी क्रूरता से बदलने की कोशिश। इसके पीछे आखिर क्या वजह रही होगी? ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस समय के दर्शन को दर्शाती है। उनके पिता दरअसल सत्ता के लालच और अहंकार से डरते थे। अच्छा, मतलब उन्हें सत्ता से डर लगता था। बिल्कुल। इतिहास गवाह है कि जो पूर्ण सत्ता पाता है ना, वो अक्सर अपना कर्तव्य भूलकर भ्रष्ट हो ही जाता है। पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उस सत्ता के नशे में विनाश की तरफ जाए। अरे वाह! तो जब दांत तोड़े गए तो क्या भविष्यवाणी बदल गई? हाँ, बिल्कुल बदल गई। ज्योतिषियों ने कहा कि अब ये बालक राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन राजाओं का निर्माण जरूर करेगा। मतलब ये किंग मेकर बनेगा। तो वो राजा नहीं बल्कि उस राजा को बनाने वाला बनेगा। एकदम सही। ये इस बात का प्रतीक है कि शक्ति का असली केंद्र सिंहासन पर बैठने वाले के पास नहीं होता, वो उस दिमाग के पास होता है जो सिंहासन को कंट्रोल करता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी बच्चे की कहानी पहले से लिखी गई हो और उसके पिता ने पूरी स्क्रिप्ट ही फाड़कर एक नई कहानी शुरू कर दी हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इस घटना का एक सामाजिक पहलू भी था। वो उनका रूप रंग है ना। मैंने पढ़ा है कि बचपन से ही सांवले रंग और दुबले शरीर के कारण समाज ने उन्हें बहुत ताने मारे। जी, समाज ने उन्हें कुरूप कहकर बहुत तिरस्कृत किया, उनका मजाक उड़ाया। लेकिन यहाँ मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगती है। इस सामाजिक अस्वीकृति ने उन्हें क्रोधित या हिंसक बनाने के बजाय अंदर से और मजबूत कर दिया। बिल्कुल। जब बाहरी दुनिया आपको खारिज कर देती है ना, तो अक्सर आप अपनी आंतरिक शक्ति को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। सही कहा। चाणक्य ने यह समझ लिया था कि असली ताकत शरीर में नहीं दिमाग में है। और उनकी याददाश्त, उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि किसी भी जटिल शास्त्र को बस एक बार सुनकर याद कर लेते थे। और आप देखिए, इसी बौद्धिक क्षमता को निखारने के लिए ही उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया। ज्ञान को अपना हथियार बनाने की जिद ने उन्हें मगध से दूर तक्षशिला तक पहुंचाया, जो आज के पाकिस्तान में है। हजारों मील के पैदल यात्रा, बिना जूतों के।
हाँ, बिना जूतों के और बिना पैसों के। और तक्षशिला उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था, कोई आम जगह नहीं थी वो। तो जब एक गरीब वेशभूषा वाला छात्र वहां पहुंचा होगा तो जाहिर सी बात है उसे रोक दिया गया होगा। बिल्कुल रोका गया, पर वो वापस नहीं लौटे। उन्होंने सीधे तक्षशिला के प्रधान आचार्य को ही शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी। ये टीचर को एक खुली बौद्धिक बहस की चुनौती, इतना आत्मविश्वास। जी, वेदों, राजनीति और तर्कशास्त्र में उन्होंने वहां के विद्वानों को ऐसे अकाट्य प्रमाण दिए कि उन्हें मजबूर होकर चाणक्य को दाखिला देना ही पड़ा। क्या बात है। और फिर वहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति के वो सब गुप्त रहस्य सीखे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो उनके जीवन का पूरा मकसद ही बदल देता है। हाँ, वो खबर जो मगध से आई थी। बिल्कुल, खबर ये थी कि मगध के क्रूर राजा धनानंद ने उनके पिता को बंदी बना लिया है। जी, उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। पिता के आंसुओं ने उनके अंदर के उस शांत ब्राह्मण को खत्म कर दिया। सही कहा, और एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ। उन्होंने धनानंद के उस विशाल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की कसम खा ली। लेकिन अगर हम इसका विश्लेषण करें तो क्या यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं दिखता? कैसा विरोधाभास? मतलब एक तरफ हम एक महान अखंड साम्राज्य बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस पूरी चीज की शुरुआत एक बहुत ही व्यक्तिगत बदले की भावना पर रखी गई थी। क्या ये सिर्फ एक निजी दुश्मनी नहीं थी? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, अक्सर बड़ी ऐतिहासिक क्रांतियों की शुरुआत किसी गहरे व्यक्तिगत आघात से ही होती है। ये बात तो है। लेकिन चाणक्य को जो चीज महान बनाती है ना, वो ये है कि उन्होंने उस व्यक्तिगत बदले को बहुत ही जल्दी एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी के साथ जोड़ दिया। वो कैसे? क्योंकि उस समय केवल मगध का भ्रष्टाचार ही समस्या नहीं था। भारत पर एक बहुत बड़ा बाहरी संकट मंडरा रहा था। यूनान का अजय राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ भारत की सरहदों पर आ चुका था। ओ हाँ, सिकंदर। जी, और चाणक्य की दूरदर्शिता ने यह भांप लिया था कि ये छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राजा सिकंदर को किसी कीमत पर नहीं रोक सकते। भारत को बचाने के लिए एक विशाल अखंड साम्राज्य की जरूरत थी। और उस समय मगध के पास ही वो विशाल सेना थी जो ये काम कर सकती थी। यानी समस्या सिर्फ एक राजा को हटाने की नहीं थी, बिल्कुल नहीं, पूरी सभ्यता के अस्तित्व को बचाने की थी। और इसी उद्देश्य से वो धनानंद को सिकंदर के खतरे के बारे में बताने वापस पाटलिपुत्र पहुंचे। और उस दरबार में जो हुआ वो तो इतिहास का सबसे बड़ा पल बन गया। चाणक्य साधारण कपड़ों में ब्राह्मण सभा में एक ऊंचे आसन पर जाके बैठ गए। हाँ, और जब दुनिया के सबसे अमीर राजा धनानंद ने एक साधारण ब्राह्मण को वहां देखा तो उसका अहंकार एकदम जाग उठा। उसने अपने सैनिकों से कहा कि इन्हें लात मारकर महल से बाहर फेंक दो। ये तो बहुत बड़ा अपमान था। सिर्फ अपमान नहीं, इस छीना झपड़ी में चाणक्य के सिर की शिखा यानी चूटी खुल गई, और उस जमाने में एक विद्वान की शिखा उसके सम्मान का प्रतीक होती थी। तो चाणक्य ने अपनी खुली शिखा हाथ में ली और पूरे दरबार के सामने वो ऐतिहासिक गर्जना की। जी, कि जब तक इस घमंडी वंश का संपूर्ण विनाश नहीं कर दूंगा, ये शिखा वापस नहीं बांधूंगा। अगर हम कूटनीति के नजरिए से देखें तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के लिए एक निहत्थे इंसान का डेथ वारंट था। एकदम सही। पर कसम तो खा ली, लेकिन असलियत ये थी कि चाणक्य के पास ना सेना थी और ना ही पैसा। उन्हें एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो उनकी इस कूटनीति को जमीन पर उतार सके, और ये खोज उन्हें एक जंगल में ले गई, जहां उन्होंने एक बालक को राजकिलम नाम का खेल खेलते हुए देखा। वो बच्चा निडर होकर न्याय कर रहा था, और उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर उस बालक को खरीद लिया। जी, अगर आज के समय में इसे समझे तो ये किसी वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह है जो एक कच्चे लेकिन प्रतिभावान स्टार्टअप फाउंडर को खोजता है। बिल्कुल, उसमें निवेश करता है ताकि बाजार की सबसे बड़ी मोनोपोली को खत्म किया जा सके। बहुत ही सटीक तुलना है ये। और फिर तक्षशिला में चंद्रगुप्त को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया गया, उसे रणनीतिक सोच दी गई। शेर की तरह निडर और लोमड़ी की तरह चालाक बनना। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने उसे बचपन से ही भोजन में थोड़ा थोड़ा धीमा जहर देना शुरू कर दिया था। हाँ, ताकि उसका शरीर जहर का आदी हो जाए और कोई दुश्मन उसे जहर देकर मार ना सके।
ये उनकी दूरदर्शिता थी। लेकिन चंद्रगुप्त के तैयार होने से पहले ही सरहद पर खड़ा संकट बहुत बड़ा हो चुका था। सिकंदर व्यास नदी को पार करने ही वाला था। और सिकंदर की सेना दुनिया की किसी भी सेना से नहीं हारी थी, तो बिना लड़े उन्हें कैसे रोका गया? यहीं से तो शुरू होता है मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। बिल्कुल, सीधी टक्कर तो आत्महत्या होती, इसलिए चाणक्य ने सैनिकों के दिमाग पर हमला किया। उन्होंने अपने जासूसों को सिकंदर के शिविरों में भेज दिया और अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। जी, कि भारत देवताओं की भूमि है और जो भी विदेशी यहाँ आएगा उस पर देवीय प्रकोप होगा। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। यूनानी सेना के खाने पीने में धीमा जहर मिलाया जाने लगा। इससे सैनिक तुरंत नहीं मरते थे, उनके शरीर पर भयानक दाने निकलते थे और वे तड़प तड़प कर रहस्यमयी तरीके से मरते थे। और रात के अंधेरे में जंगलों में डरावनी आवाजें भी निकाली जाती थीं। जो सैनिक दिन में किसी से नहीं डरते थे, वो रात में खौफ से कांपने लगे। और पोरस के जरिए ये झूठी खबर भी फैला दी कि नदी के पार मगध के 6000 खूंखार हाथी उनका इंतजार कर रहे हैं। मतलब सिकंदर की अजेय सेना को फेक न्यूज, जहर और भूत प्रेत के डर से भगा दिया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर को वापस लौटना ही पड़ा। बाहरी दुश्मन तो चला गया, लेकिन असली लक्ष्य मगध की सत्ता थी। और यहाँ चाणक्य और चंद्रगुप्त से एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। हाँ, उन्होंने सीधे मगध की राजधानी पर हमला कर दिया और बुरी तरह हार गए। जान बचाकर जंगलों में भागना पड़ा। लेकिन महान लोग अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखते हैं। वो गरम खिचड़ी वाली घटना। बिल्कुल। छिपते हुए चाणक्य ने सुना कि एक बूढ़ी औरत बच्चे को डांट रही है कि गरम खिचड़ी को बीच से खाएगा तो हाथ जलेगा ही, किनारे किनारे से खा। इस एक बात ने उनकी पूरी रणनीति बदल दी। बड़े लक्ष्य पर सीधा हमला करने के बजाय उसके किनारों पर, उसकी कमजोरियों पर वार करो। और फिर चाणक्य ने एक बहुत ही खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया, विष का न्याय। उफ, ये सुनने में इतना खौफनाक लगता है। अनाथ बच्चियों को बचपन से धीमा जहर देना। जी हाँ, उनका पूरा जीव विज्ञान ही बदल जाता था। उनका पसीना या उनका स्पर्श ही किसी की जान लेने के लिए काफी था। मतलब वो जीवित जहर बन जाती थी। उन्होंने धनानंद के सेनापतियों को मारने के लिए इनका इस्तेमाल किया। साथ ही लुटेरों की एक छापामार सेना बनाई और धनानंद के दरबार में जासूसों का जाल बिछा दिया। उन्होंने राजा के दिमाग में ये शक डाल दिया कि उसका अपना सबसे वफादार मंत्री अमात्य राक्षस ही उसे मारना चाहता है। इस मनोवैज्ञानिक खेल ने मगध को अंदर से खोखला कर दिया और महीनों के घेराबंदी के बाद आखिरकार धनानंद की हार हुई और चाणक्य ने अपनी खुली हुई शिखा वापस बांध ली। लेकिन सत्ता हासिल करना और उसे चलाना दोनों अलग बातें हैं। बिल्कुल। और यही उनकी राजनीतिक समझ दिखती है। धनानंद का पूर्व मंत्री अमात्य राक्षस, जो चाणक्य का जानी दुश्मन था, हाँ, जिसने उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी, चाणक्य ने उसे मारा नहीं मारा, बल्कि अपनी अंगूठी देकर उसे चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बनने पर मजबूर कर दिया। ये तो कमाल की कूटनीति है। एक नया राष्ट्र बनाने के लिए आपको प्रशासनिक निरंतरता चाहिए होती है। पुराने काबिल दिमाग को खत्म करने के बजाय उसे इस्तेमाल करो। ऐसा ही एक और उदाहरण है। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने हमला किया और इस बार चंद्रगुप्त की सेना ने उसे हरा दिया। लेकिन फिर से उसे मारा नहीं गया। जी, चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस की बेटी हेलेना से करवा दिया गया और बदले में बिना खून बहाए अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा मिल गया। बस शर्त ये रखी कि हेलेना का बेटा राजा नहीं बनेगा। लेकिन इस अखंड भारत को बनाने की एक बहुत दर्दनाक कीमत भी चुकानी पड़ी। हाँ, वो घटना बहुत ही दुखद है। चंद्रगुप्त की पत्नी रानी दुर्धरा गर्भवती थीं और उन्होंने गलती से राजा का वो जहरीला खाना खा लिया जो चाणक्य चंद्रगुप्त को देते थे। रानी के शरीर में जहर तेजी से फैलने लगा। उन्हें बचाना नामुमकिन था। तो राष्ट्र के वारिस को बचाने के लिए चाणक्य ने जीवित रानी का पेट चीर दिया और बच्चे को बाहर निकाल लिया। जहर की एक बूंद उस बच्चे के माथे तक पहुंच गई थी, जिससे एक नीला बिंदु बन गया। इसलिए उसका नाम बिंदुसार पड़ा। रानी मर गई पर वारिस बच गया। हाँ, ये घटना सच में अंदर तक कंपा देती है। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि थी उनके लिए। लेकिन इस कठोर निर्णय की कीमत उन्हें अपने अंतिम दिनों में चुकानी पड़ी। हाँ, जब चंद्रगुप्त ने संन्यास ले लिया और बिंदुसार राजा बना, तो एक मंत्री था सुबंधु। उसने बिंदुसार को भड़काया कि चाणक्य ने ही तुम्हारी माता का पेट चीरकर उनकी हत्या की थी। कितनी बड़ी विडंबना है। जिस इंसान ने पूरा जीवन साम्राज्य को दे दिया,
उसी पर शक किया गया। अपमानित होकर चाणक्य ने पद छोड़ दिया। उन्होंने अन्न जल त्याग कर मृत्यु का इंतजार करना शुरू कर दिया। बाद में जब दासी ने सच्चाई बताई तो बिंदुसार रोता हुआ माफी मांगने आया। पर चाणक्य का जवाब था। धनुष से निकला बाण वापस नहीं आता। लेकिन वो मंत्री सुबंधु, वो इतना अंधा हो गया था नफरत में कि उसने चाणक्य की झोपड़ी में आग लगा दी। महान रणनीतिकार उस आग में जलकर राख हो गए। सुबंधु को लगा कि वो जीत गया है। पर उसे नहीं पता था कि वो इतिहास के सबसे चालाक दिमाग से खेल रहा था। चाणक्य ने मौत से पहले उसके लिए एक जाल बुन दिया था। जी, एक गुप्त संदूक। उस पर लिखा था कि इसमें जादुई तेल है जो इंसान को अजेय बना देगा। और लालची सुबंधु ने वो तेल अपने शरीर पर लगा लिया, जो कि असल में एक धीमा जहर था जो खून को जमा देता था। वो तड़प तड़प कर मर गया। चाणक्य ने अपनी मौत के बाद भी अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। और जाने से पहले एक आखिरी खत में इशारा कर गए कि असली सूरज अभी आना बाकी है, यानी अशोक महान। बिल्कुल। ये पूरा विश्लेषण ये साबित करता है कि इतिहास बदलने के लिए हमेशा सेना की जरूरत नहीं होती। बुद्धि और निश्चय सबसे बड़े हथियार हैं। सही बात है। उनकी नीतियां आज भी अर्थशास्त्र में दर्ज हैं और खुफिया एजेंसियां उन्हें पढ़ती हैं। जी, ये ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। एक अखंड राष्ट्र बनाने के लिए जो तरीके अपनाए गए, एक छोटे बच्चे को धीमा जहर देना, बच्चियों को विषकन्या बनाना या वारिस के लिए रानी का पेट चीरना, क्या राष्ट्र निर्माण के इतने बड़े लक्ष्य के सामने इंसानियत और क्रूरता के बीच का फर्क सच में खत्म हो जाता है? क्या राज्य की सुरक्षा के लिए नैतिकता की कोई सीमा नहीं होती? हमें इस जटिल सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। ज्ञान की ये खोज आगे भी जारी रहेगी। Please subscribe Uncovered Files.